हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स 2021 एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस पेपर लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। सो आज का मॉक टेस्ट आप लास्ट तक देखें और हमारे साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें। वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों, अगर आप इन सारे मॉक टेस्ट का फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मेरा कोड यूज करोगे एग्जाम गुरु 10 तो सभी कोर्सेज पर आपको 10% की छूट मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर प्लस फीचर ज्वाइन करने पर आपको सारे कोर्सेज पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं और टॉप एडुकेटर्स के द्वारा आपकी पढ़ाई करवाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज और सारे स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाए जाएंगे और आंसर राइटिंग सेशंस के साथ इंडिया के टॉप मेंटरशिप और गाइडेंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एक नया बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच का नाम है पृथ्वी, जो एनडीए 2021 के लिए है। यह बैच 22 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलने वाला है। एक दूसरा बैच है, इस बैच का नाम है लक्ष्य, जो एनडीए 2021 के लिए ही है। यह बैच आपका 25 फरवरी से स्टार्ट होगा, जो 1 सितंबर 2021 तक चलेगा। दोस्तों, एनडीए का जो सेकेंड वाली वैकेंसी आने वाली है 2021 में, इस वैकेंसी के लिए इस बैच को लॉन्च किया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी बैच में इनरोल करना चाहते हो तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस पर पेज पर चले आओगे। अब आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया चार्ट ओपन होगा जिसमें अलग अलग ड्यूरेशन के लिए आपको यहाँ पर फीस बताए गए हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 12 महीने की जो कोर्स है आपके लिए वेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आप पूरी कंप्लीट कोर्स को अच्छे से तैयार कर पाओगे। और नीचे रेफरल कोड में अगर आप एग्जाम गुरु 10 डालते हो तो सभी कोर्सेज पर आपको यहाँ पर 10% की छूट भी मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कोर्स यहाँ से एक परचेज कर लेना। अब चलिए दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक रिलेटेड पैसेज वाले क्वेश्चन हैं, तो इसे हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। खाली स्थान को आपको भरना है। पूरा सेंटेंस है, डैश यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज, यानी कि क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हो। तो देखो, जब भी किसी तरह की पोलाइट वर्ड का यूज किया गया हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप मुझे स्टेशन का रास्ता बताइए, तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में हम कुड का उपयोग करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यह कुड क्या है, यह कैन का पास्ट फॉर्म है और इसका उपयोग हम लोग मेनली 2 जगह करते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, यानी कि किसी से नम्र भाव में निवेदन करना हो, तो हम कुड का उपयोग करेंगे। या फिर पास्ट की किसी एबिलिटी को दिखाना हो। जब मैं पिछला मॉक टेस्ट करवा रहा था तो उसमें आपको इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया था कि पास्ट की एबिलिटी क्या होती है। तो इन दोनों कंडीशन में हम कुड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों में आपको प्रीपोजिशन यूज करना है। 6 क्वेश्चन है, देयर वाज अ स्मॉल टेबल डैश द बेड ऑन विच देयर वाज अ बुक। क्या है यहाँ पर कि एक स्मॉल टेबल था बेड के कहाँ पर, आसपास में, जिस पर किताब रखा हुआ था। तो यहाँ हम बिसाइड का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बिसाइड का मतलब क्या हुआ, के पास में या फिर के बगल में। और इस पूरे सेंटेंस का मतलब निकल कर आता है कि बेड के बगल में एक छोटा सा टेबल था जिस पर पुस्तक रखी हुई थी। ऊपर में देखो, एक है इनटू और एक है इन दोनों का यूज कैसे होता है आप लोग समझ लो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो यह एक मीडियम है, एक दूसरा मीडियम है, तो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट मोशन के साथ इंटर करता है तो हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। लेकिन इन का कहाँ यूज किया जाता है, इनका किया जाता है जैसे बड़े बड़े प्लेसेस के लिए या फिर किसी दिन के पहले या किसी गांव के पहले। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि जो गांव का अगर नाम दिया हुआ हो तब हम क्या करेंगे, वैसे कंडीशन में हम ऐड का उपयोग करेंगे, जिसका रूल मैंने आपको पिछले मॉक टेस्ट में करवाया है। लेकिन अगर सिर्फ विलेज दिया हुआ तो आप इनका उपयोग करिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लो, वी लिव इन विलेज, यानी कि हम कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो यहाँ पर गांव का नाम नहीं दिया है, सिर्फ विलेज की बात हो रही है, तब आपने इन प्रीपोजिशन यूज कर लिया। लेकिन वही अगर गांव का नाम दे दिया जाए, जैसे वी लिव एट
दयाल बाग, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर गांव या जगह का नाम दे दिया गया है, तो इस तरह के कंडीशन में हम क्या करेंगे, एड प्रीपोजिशन का यूज कर लेंगे। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज ना होना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, सी रैन डैश द पुलिस स्टेशन डैश हेल्प। तो 7th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सी रैन टुवर्ड्स द पुलिस स्टेशन फॉर हेल्प, यानी कि वो पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ी मदद मांगने के लिए। टुवर्ड्स का मतलब है उस ओर, यानी कि किसी और इशारा करना, और फॉर का मतलब है लक्ष्य को प्राप्त करना या लक्ष्य का पता लगाना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, देयर इज डैश मिल्क इन माई ग्लास। तो देखो दूध जो है वो काउंटेबल नाउन नहीं है, तो इस तरह के अगर नॉन काउंटेबल नाउन दिए हुए हों और क्वांटिटी दिया हो तो हम क्या करेंगे, अ लिटिल का यूज करेंगे। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन माई ग्लास, यानी कि मेरे गिलास में थोड़ी सी दूध बची हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से पार्ट में इरर है। 9th क्वेश्चन है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बी पार्ट में इरर है। ये जो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है ना, यह एक इडियम्स है, और इसका मतलब क्या है कि जब तक तुम्हारे चूजे बड़े नहीं हो जाते हैं उससे कुछ प्राप्त करने का ख्वाब मत देखो, इस तरह से इसका भाव निकलता है। तो यहाँ पर चिकन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिकन क्या होता है, जब कोई छोटा चूजा होता है मुर्गे का, वो बड़ा हो जाता है तो उसे हम चिकन बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर चिकन की जगह पर आपको क्या करना है, चिक्स को रिप्लेस कर देना है, यानी कि चिक्स का मतलब चूजे जो छोटे हैं ना, उसके बारे में यहाँ पर की जा रही है। अगला क्वेश्चन है देखिए 10th नंबर, एज सुन एज वी विल रीच द हॉस्टल वी विल इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स। अब देखो 10th क्वेश्चन में क्या है, दो जगह विल यूज कर दिया गया है ना, जो बिल्कुल गलत है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। इस सेंटेंस का कहने का मतलब है कि जैसे ही हम लोग हॉस्टल में पहुंचेंगे तो हम अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कोई शर्त प्रकट करना होता है तब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का उपयोग करते हैं। यहाँ पर शर्त क्या रखा जा रहा है कि जब हम हॉस्टल में पहुँचेंगे तो अपने पेरेंट को इन्फॉर्म कर देंगे, एक तरह का कंडीशन वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर से आप विल को रिमूव कर दो, सिर्फ होगा एज सून एज वी रीच द हॉस्टल वी विल इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस पैसिव में दिया हुआ है और आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। वाई हैज़ द विंडो पेन विन ब्रोकन बाई यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखो सबसे पहले समझो या जो पैसिव में सेंटेंस दिया हुआ है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निकल कर आता है। कैसे निकलेगा वो देखो, सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि वाई लगाया हुआ है, इसके साथ में हमने क्या किया है, हैव या हैज का उपयोग कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वॉइस में हैज प्लस हैव का उपयोग कर लिया गया है। इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में विन लगा होता है, विन के साथ में वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर बाई, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। तो आप देखो यहाँ पर सेंटेंस बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है ना, वाई के साथ हैज लगा हुआ है, फिर हमने सब्जेक्ट का यूज किया और तब विन का यूज किया, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी कि ब्रेक का ब्रोकन, और फिर बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लगा दिया है। तो अगर बात करें इसके एक्टिव की, तो इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले वाई, इसके साथ हैव का उपयोग हम लोग करेंगे, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखो वाई हैव यू ब्रोकन द विंडो पेन, सबसे पहले वाई आया, फिर हैव आया, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया यू, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म ब्रोकन, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आया विंडो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है समीर सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको। तो देखो 12th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि यहाँ पर हैव के साथ विन का यूज किया गया है। तो अगर कोई सेंटेंस परफेक्ट टेंस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हम क्या करते हैं, जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लगा हुआ है ना, सेड को कन्वर्ट कर देते हैं आस्क्ड में, इसके साथ इफ़ या फिर वेदर का यूज करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, समीर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड एवर विन टू मैक्सिको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। यहाँ पर आपको फ्रेज का मतलब बताना है। तो 13th क्वेश्चन है
द किंग एंड क्वीन हैव बीन ब्लेस्ड विथ अ प्रेटी यंग प्रिंसेस। 13th क्वेश्चन में क्या है, सॉरी, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो कलर पार्टेड है, जो बोल्ड लेटर यहाँ पर है ना, इसकी जगह कौन सा वर्ड रिप्लेस होगा वो आपको बताना है। तो किंग के साथ क्या लगेगा, किंग के साथ हमेशा क्वीन ही रहेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 14th क्वेश्चन है, द सेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट हैव रिमेन्ड म्यूटेड फॉर अ वाइल। यहाँ पर सेल्स का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, यानी कि सेल्स यहाँ पर बिक्री से संबंधित है, तो हम क्या उपयोग करेंगे, इसमें करेंगे सेल्स बी ऑप्शन का। जबकि इस सेल का मतलब क्या होता है, नाव को चलाना या फिर नाव को खेना। तो अगर किसी नाव की बात की जा रही होती तब तो सेल्स सही है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है प्रोडक्ट के बिक्री के बारे में, इसलिए हम SALES इस सेल्स का उपयोग करेंगे, इसका मतलब होता है बिक्री करना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ चार्लेटन। चार्लेटन कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है दोस्तों हु प्रेटेंड्स टू हैव मोर स्किल देन ही रियली हैज, यानी कि किसी के पास कोई कला नहीं हो, इसके बावजूद वो ऐसा दिखाता है कि उसके पास एक कला है, इसी को हम बोलते हैं अ चार्लेटन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम 2021 के लिए जीके का एक इम्पॉर्टेंट ई बुक तैयार किया गया है। इस ई बुक में 10,000 से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चन टॉपिक वाइज इंक्लूड किए गए हैं। एयरफोर्स में 2019, 2020 और 2018 इन तीनों साल में जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस ई बुक को तैयार किया गया है। तो अगर आप एक बार इसे पढ़ लेते हो तो जीके में आपको कहीं से भी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और स्टैटिक जीके भी मिल जाएंगे, तो यह ई बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप एग्जाम से पहले एक बार इसे ज़रूर पढ़िए। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वीडियो देखने के बाद वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉडल का सिनोनिम आपको बताना है। तो कॉडल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है लाड़ प्यार करना या परिचर्या करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बी ऑप्शन सेटिस्फाई, जिसका मतलब भी होता है क्या, लाड़ प्यार करना या फिर टू ट्रीट समबडी विथ टू मच केयर एंड अटेंशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का आपको सिनोनिम बताना है। तो फ्लिम्सी क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खराब या फिर कमज़ोर। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वीक, सी ऑप्शन वीक, जिसका मतलब होता है कमज़ोर। नेक्स्ट है 18 और 19, इन दोनों में आपको एंटोनिम बताना है। तो 18th क्वेश्चन में रैपिड। रैपिड का मतलब क्या होता है, तीव्र गति से, यानी कि बहुत ही तेज गति से, और यह एक तरह का एडजेक्टिव है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा स्लो, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 19th क्वेश्चन है फेयर। फेयर का मतलब होता है उचित या फिर न्याय संगत। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब होता है दोस्तों अन्यायपूर्ण या फिर जो अनुचित हो, जो उचित नहीं हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर एक वर्ड का 4 स्पेलिंग दिया गया है, आपको बताना है इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है। तो देखो, जुक्स्टापोजिशन, इसका करेक्ट स्पेलिंग है JUXTAPOSITION, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब चलिए दोस्तों, लास्ट में हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप खुद से एक बार इस पैसेज को पढ़ लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका नीचे वाला पार्ट भी मैंने दिखा दिया है, आप इस दोनों पार्ट को पढ़ लो, फिर इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो व्हाट डज द वर्ड स्लॉटर मीन। स्लॉटर का मतलब क्या होता है, स्लॉटर का मतलब होता है दोस्तों नरसंहार करना या फिर पशु का वध करना, किसी भी जानवर को काटने को कहते हैं हम लोग स्लॉटर, इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है इसका मेन टाइटल क्या होना चाहिए। तो जो पैसेज है दोस्तों वो लिटरेचर पर बेस्ड है, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग आंसर है द आउटलाइन ऑफ लिटरेचर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इन व्हाट फॉर्म लिटरेचर एग्जिस्टेड, यानी कि जब राइटिंग नहीं थी तो उस टाइम पर लिटरेचर कैसे एग्जिस्ट करता था। यह करता था इन डांसिंग एंड सिंगिंग फॉर्म, यानी कि गायन और नृत्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड यूटिलिटेरियन।
यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है यूजफुल, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।